जी नाज़रीन, मैं राकेश पुरी आपकी खिदमत में एक बार फिर पूंछ हाल चैनल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो सामीन, जैसा कि हम हर रोज़ आपको एक नई शख्सियत के साथ रूबरू करवाते हैं, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एक्स MLA एजाज जान साहब। जान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ आज कुछ बातचीत करेंगे। तो सर जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त रियासत में मौजूदा हालात क्या हैं, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में मतलब स्टेट के लीडरों की मीटिंग बुलाई और उसके बाद क्या उधर रद्दो अमल हुआ, तो इसके बारे में जनाब आपकी पार्टी का क्या रोल रहेगा आइंदा आने वाले दिनों में? पुरी साहब, सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से और पूरी अपनी टीम की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। जो ये चैनल आपने चला रहे हैं उसके लिए आपकी आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। इस दूर दराज पहाड़ी इलाके में आप जैसी ही कुछ शख्सियात हैं जो हमेशा पहले आप सोशल वर्क में लोगों का काम करते थे और लोगों की मुश्किलात देखते थे, और अब जो ये आप लोगों की मुश्किलात हल कर रहे हैं अपने इस चैनल के द्वारा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पुंछ के अंदर आपके चैनल के माध्यम से, आपकी आवाज़ के माध्यम से पुंछ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ तक आपने बात की, जो हाल ही एक जो मीटिंग नेशनल लेवल पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो मीटिंग वहाँ पे ली, वहाँ पे जिसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन जो जम्मू कश्मीर के थे वहाँ पे गए और वहाँ पे उनकी बातचीत वहाँ पे हुई। तो मैं ये समझता हूँ जो सबसे बड़ी बात 5 अगस्त 2019 के बाद जो इस रियासत में एक बहुत बड़ी हलचल थी, एक परेशानी थी, लोगों ने मुश्किलात देखी, और ख़ास करके जिस तरीके के साथ जम्मू कश्मीर से जम्मू का जो हमारा स्पेशल राइट था, हमारा जो अख्तियारात थे, हमारी स्टेट थी, और उसके साथ साथ 370 35 से उन जैसे बड़े कानून जिनको जो हटाया गया, उस पर ज़्यादा तो मैं अभी 370 और 35 पे नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेर बहस है। वहाँ पे हमारी पार्टी की तरफ से भी हमने वहाँ पे अपील की हुई है, और मुझे हिंदुस्तान की जो आईन है और हिंदुस्तान की कोर्ट पे और हिंदुस्तान के जो जुडिशरी है, मुझे उस पर पूरा यकीन है कि जब वो उसको सही मायने से जब वो सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे जो फ़ैसला होगा वो जम्मू कश्मीर के हक़ में आएगा, और जम्मू कश्मीर के जो लोगों की मुश्किलात हैं, और जो एक स्पेशल स्टेटस इस मुल्क में हमारी रियासत को था, जिससे हमारे नौजवान, हमारे एम्प्लॉयज़ जो है उन सबको जो रोज़गार मिलता था। या आप देखिए, जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत पूरे मुल्क में है जहाँ पे लोगों को कुछ न कुछ रोज़गार जो है यहाँ पे लगा हुआ है। वो सब चीज़ें जो है वापस मिलेंगी। जहाँ तक आपने ताल्लुक बात की इस मीटिंग के लिए हमारी पार्टी ने जो है जब इनको अप्रोच किया गया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उस ऑफिस की तरफ से, तो हमारी लीडरशिप ने भी, मैं फ़ारूक साहब का और उमर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने पहले एक अपने कोर ग्रुप की मीटिंग ली, और उसके बाद पार्टी के जो हमारे CWC के मेंबर्स हैं उनके साथ मीटिंग ली, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि इस तरीके से एक इनिशिएट जो है वो दिल्ली चाहती है, आपकी क्या राय है। और मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में जो हमारी लीडरशिप ने जिस तरीके से इसको कंडक्ट किया वो बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि पूरी की पूरी पार्टी ने इवन वन वॉइस कायदे सानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को और उमर साहब को ऑथराइज़ किया कि आप जो है पार्टी की तरफ से बात कीजिए, और पार्टी की जो आपको ठीक लगे वो आप कदम वहाँ पे उठाइए। और उस सब को देख के यहाँ से जब हमारी पार्टी यहाँ पे गई, तो उन्होंने वहाँ पे एक तो स्टेटहुड की बात की कि भाई रियासत को स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। उसके साथ साथ 370 और 35A के लिए हमारा स्टैंड क्लियर है। हमने कहा कि हम 5 अगस्त जो 2019 को जो फ़ैसला लिया गया, हम उस फ़ैसले के साथ नहीं हैं, और आगे भी जो है इस फ़ैसले के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन वो लड़ाई कोर्ट में है, इसलिए उस पर इतनी वहाँ बात नहीं हुई। और जहाँ तक डीलिमिटेशन की बात वहाँ पे की, डीलिमिटेशन में भी जो ग्राउंड सिचुएशंस हैं, जो जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनी हालात हैं, उसको मद्देनज़र रख के
जो डिलिमिटेशन है उसकी जी बात की कि वो जितने भी हमारे हमारे रीजन्स जो जम्मू कश्मीर रीजन्स के अंदर सब रीजन्स हैं, जैसे जम्मू के अंदर पीर पंजाल है, चनाब है, जम्मू है, मैदानी इलाका, वहाँ पे भी हमने कहा कि उन लोगों से बात की जाए और उन लोगों की इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि वो क्या वहाँ पे चाहते हैं और जो ये डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है इसको उसी तरीके से चलाया जाए जिससे लोगों को ज़मीनी जो हक़ है उनको फ़ायदा हो। तो ये कुछ अहम मुद्दे थे। प्राइम मिनिस्टर ने जो है मोदी जी ने उनकी बात सुनी और उन्होंने ख़ास करके अमित शाह जी ने भी कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का स्टेटस जो है दोबारा से देंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो एक 2 साल के अंदर एक गैप नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में जो एक गैप जो एक आ गया था, मुझे लगता है उस गैप को भरने की ज़रूरत है और पॉलिटिकल प्रोसेस चलाने की ज़रूरत है। आज जम्मू कश्मीर के शहर हों, गांव हों, तमाम लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में जो है लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। कुछ लोग जम्मू के अंदर पहले खुश हुए थे कि 370 टूटा, रियासत टूटी, फ़ायदा होगा, लेकिन आज आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम लोग, जम्मू के अंदर हों, वो पुंछ के अंदर हो, कश्मीर के सब लोग परेशान हैं। डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक गया है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ नाम पे कागजी जो है खाना पूरी हो रही है। वैक्सीनेशन को लेके आप देखिए, वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। पिछले 2-2.5 महीने भी वैक्सीनेशन नहीं रही, अब कुछ जगह पे आई है, कुछ जगह हो नहीं रही है। तो जो प्रोसेस जो चलना चाहिए वो प्रोसेस उस तरीके से नहीं चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो ये इनिशिएट जो एक नई दिल्ली सरकार ने जो लिया, मुझे लगता है अब ये पहल है, इसके बाद और भी मीटिंग्स वगैरह होंगी और जम्मू कश्मीर की जो मुश्किलात हैं उनको जो है हल किया जाएगा। सर जी, ये आपने बात कही हमारे स्टेट की। अब हम बात करते हैं अपने पूंछ की तामीर और तरक्की के बारे में। सर, जब आप एज ए MLA रहे, आपने बहुत काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे सबसे चाहे ये आपके होते हुए यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग बनी, मगर उसके बाद वो फंक्शनिंग नहीं हो सकी। आपके दौर में हॉस्पिटल बना, उसमें बिल्डिंगें बनी, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा। आपके होते हुए ब्लड बैंक यहाँ पे खुला, CT स्कैन्स की मशीन्स आई, मगर उनको ऑपरेट करने के लिए कोई नहीं है। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा सर ये रहा है कि इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर एम्बुलेंसें हैं, हर चीज़ है, मगर अवेलेबल नहीं होती किसी वक्त भी। और क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, जब उसको जम्मू रेफ़र किया जाता है तो बदकिस्मती से वो कलाई का पुल भी नहीं क्रॉस कर पाता। तो सर जी, इसमें अगर एयर एम्बुलेंस लगाई जाए तो इसके बारे में जनाब आप क्या कहेंगे? पुरी साहब, जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, और मैं समझता हूँ बड़ी बदकिस्मती रही जो 2014 का फ्लड आया और फ्लड के बाद जब 2014 में हमारी हुकूमत का वक्त पूरा हुआ, उसके बाद जो चुनी हुई सरकार आई उसने बिल्कुल भी ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया। अगर आप पुंछ में आप देखें 2014 के बाद एक भी प्रोजेक्ट जो हमारी सरकार ने शुरू किया था, जो हमने कंप्लीट किया था, आप मिनी सेक्रेटरीट देखिए 80% हमने कंप्लीट किया था, 20% उसको कंप्लीट करना था। आज 8 साल हो गए हैं, उसका वो 20% कंप्लीट नहीं हुआ। पुंछ यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए खुद मैं UGC के साथ हमने तब अप्रोच किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अप्रोच किया और लगभग 40 करोड़ रुपए पुंछ कैंपस के लिए सैंक्शन हुए। हमने बहुत कम वक्त में वहाँ पे लैंड जो है आइडेंटिफाई की, बहुत ही कम वक्त में उस लैंड को ट्रांसफ़र किया गया, काम शुरू किया गया। लेकिन 2014 के बाद मैं समझता हूँ पुंछ के लोग अच्छी तरह जानते हैं, अपने पुंछ की बात की, कि आज तक उसकी शटरिंग नहीं वहाँ पे ये खोल सके। 8 साल हो गए हैं, वो भी काम बंद हो गया। पॉलीटेक्निक कॉलेज का काम 2013 में मैं यहाँ पे लेके आया, आप देखिए आज तक वो पॉलीटेक्निक कॉलेज शुरू नहीं हो सका। आप यहाँ पे एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स हो गया, बहुत सी ऐसी बिल्डिंग जो हमने बनाई वो आगे नहीं। पुंछ की एमरजेंसी बिल्डिंग आप देखिए, ये मैं कहूँगा रियासत में किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी बेहतरीन इमरजेंसी नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर वार्ड्स में हमने AC लगवाए, हमने यहाँ पे जनरेटर लाया, सोलर प्लांट, पूरे का पूरा हॉस्पिटल जो सोलर प्लांट पे किया गया। जो यहाँ पे बेड शीट्स वो धुलती हैं उनके लिए मशीनें हमने लेके आई। लेकिन
बदकिस्मती ये है कि उसको आगे चलाने के लिए ऑपरेशनल नहीं है कर सके। सीटी स्कैन की मशीन के लिए मैंने 2 बार जो जे.एंड.के असेंबली के अंदर वॉकआउट किया और फिर वो हमें पैसा मिला और लेटेस्ट सीटी स्कैन की मशीन यहाँ पे लगी। और 8 साल के अंदर जो उसके बाद सरकार आई, जिसमें गवर्नर के 2 गवर्नर भी बदल गए, और तब भी वहाँ पे उसको सीटी स्कैन चलाने के लिए मशीन नहीं आया। एम्बुलेंसेस की आपने बात की, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर और हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितनी एम्बुलेंसेस हैं, इतनी किसी भी इलाके में एम्बुलेंसेस नहीं है। मैंने खुद लगभग 20 से 25 एम्बुलेंसें जो मैंने खुद यहाँ पे दी, कुछ एम्बुलेंसें मैंने अपने फ़ंड से यहाँ पे एम्बुलेंसेस दी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एम्बुलेंसें तो हैं, सब कुछ है, लेकिन गरीब आदमी को आज वो सहूलियत नहीं मिल रही है। किसी को यहाँ से जम्मू जाना है, कश्मीर जाना है। और पुरी साहब ये भी ज़रूर बताऊँगा कि 2009 से लेकर 2014 तक हमने ये कोशिश की कि जो BPL के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कोई एक्सीडेंट हो जाता था या कोई इमरजेंसी पड़ती थी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम एम्बुलेंस यहाँ से जम्मू की देते थे। लेकिन वो एम्बुलेंस आज इस दौर में 6,000, 7,000, 8,000 रुपये जो किराया है, आम आदमी सोचता है एम्बुलेंस से बेहतर है मैं टाटा सुमो करके या प्राइवेट गाड़ी में ही चला जाऊँ। तो वो ये बहुत बड़ी बात है जो लोगों को सहूलियत नहीं मिल रही है। लोग परेशान हैं, लोगों की मुश्किलात हैं। मंडी ब्लॉक में आप देखिए, हमने जगह जगह ADs खोल दिया, साथरा में खोली, लोरन में, पलेरा में, बाइला में। वहाँ पे डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। और ये जो मैकेनिज़्म है, मैं ये कहूँगा 2014 के बाद यहाँ पे आप समझिए हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है जो यहाँ पे लोगों की मुश्किलात हल कर सके, लोगों की परेशानी हल कर सके। पुंछ का आप देखिए, पुंछ का स्टेडियम हमने बनवाया, तो आज देखिए उसकी क्या हालात है। वहाँ पे जो बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी, गेम्स के लिए जो मिलनी चाहिए थी, वो उनको नहीं मिल रही है। आपके पुंछ कॉलेज का हमने अपग्रेडेशन किया वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, मंडी कॉलेज का सैंक्शन मिला हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन कॉलेज वही 1 कमरे के अंदर चल रहा है, 2 कमरों के अंदर चल रहा है कॉलेज। सब कुछ होने के बाद, पैसा भी है, टेंडर भी है, प्रोसेस भी है, सब हो गया है। ये समझ नहीं आ रही है कि ग्राउंड पे काम क्यों नहीं हो रहा है। अगर इनके पास पैसा भी है, इनके पास सब कुछ है, तो ग्राउंड पे आप देखिए कहीं पे वो काम जो है वो नहीं हो रहा है। लोगों की बहुत मुश्किलात हैं। और आप अच्छी तरह देखिए MG नरेगा में आप देखिए लोगों की लाइबिलिटीज़ हैं वो क्लियर नहीं हो रही हैं, पुरानी लोगों की पेमेंट्स हैं वो क्लियर नहीं हो रही हैं। कानून पे कानून, कानून पे कानून। पहले लॉकडाउन लगाते हैं, फिर उसके बाद छोड़ते हैं, फिर उसके बाद जितना हरासमेंट लोगों को, टाटा सुमो को, बसेस को जितना हरासमेंट है, मैं कहूँगा इतना हरासमेंट आज तक कभी नहीं हुआ। लोग 500 रुपये एक सुमो का ड्राइवर कमाता है शाम को, और आप सुन के हैरान होंगे 600 रुपये तो उसको चलान करते हैं दिन में। तो होगा कैसे, आखिर चलेगा कैसे निज़ाम है, लोग खाना कहाँ से खाएंगे। तो इनको देखने की ज़रूरत है, लोगों को परेशान करेंगे। अब तो लोग, कोरोना की महामारी ऐसी पड़ी कि पूरी दुनिया हिल गई, लेकिन पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने कहा जी खाना के लिए कुछ नहीं है, कोरोना क्या मारेगा, हम तो भूख से मर जाएंगे। तो हमें इन लोगों को खाना देना है, इन लोगों को राशन देना है, इन लोगों को चीज़ें पहुँचानी है। APL का राशन हम लोगों को देते थे, APL का राशन बंद कर दिया गया है। APL लोगों को मिल नहीं रहा, राशन जो है नहीं है। केरोसिन ऑयल का आप देखिए, आज साल होने लगा है, केरोसिन है ही नहीं। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, मेट्रो सिटीज़ में जो जम्मू में है वहाँ केरोसिन की सप्लाई है, जहाँ कोई केरोसिन को यूज़ ही नहीं करता है। और यहाँ पे आप देखिए पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं पूरी सब आप सुन के हैरान होंगे और आपको शौक लगेगा कि जब हमारा कोई बुज़ुर्ग भाई या कोई हिंदू बरादरी का जब वो दुनिया से चला जाता है, जब उसको लास्ट में उसके लास्ट राइट जब उसको शमशान घाट ले जाया जाता है, वहाँ जलाने के लिए तेल नहीं है अवेलेबल। लोगों को पेट्रोल पंप से डीजल और पेट्रोल लेना पड़ रहा है। और आप ये हालत देखिए कि उसके तेल के लिए मुझे AD फूड को टेलीफोन करना पड़ा कि जनाब कम से कम ज़्यादा नहीं 1 बैरल तो वहाँ शमशान घाट के उनके डिस्पोजल पे रखिए ताकि लोगों को उस वक्त तेल मिले। तो इस चीज़ की हालत यहाँ पहुँच गई है। आप क्या उम्मीद करते हैं किसी से कि क्या यहाँ पे होगा? बुरा हाल है यहाँ पे। तो सर जी, इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पुंछ की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसके लिए जनाब कितनी फंडिंग निकली है। जैसे आप जानते हैं कि टोन हाल हो गया, किला हो गया, ऊपर वो तलाब था जहाँ से हमारी पुंछ की बिजली जनरेट होती थी, उसके बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा। तो जनाब इसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा हिस्टोरिक, हमारे पास कुछ हमारे बुज़ुर्गों के तोहफे यहाँ पे पड़े हैं, जिसमें पुंछ किला है, टोन हॉल है, या वो
हमारा पावर प्रोजेक्ट यहाँ चलता था, उसके लिए आप सुन के उसके भी मैंने आपको कहा कि पुंछ किले में 2014 तक काम हुआ, हमने उसको रिपेयर किया, उसको जितना कर सके पैसा फंडिंग भी प्रोवाइड की, लेकिन 2014 के बाद जहाँ का काम था वहीं रुका। टाउन हॉल का भी वही हाल है। अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। हाँ, कागज़ों में कोई काम चल रहा हो तो मुझे उस बारे में पता नहीं है, लेकिन ज़मीनी हकायत ये है कि ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं हो रहा है, कोई लोगों की मुश्किलात हल नहीं हो रही हैं। बच्चे, जो नए बच्चे खुद काम करना चाहते हैं, जो परमिट लेना चाहते हैं, सुमो चलाना चाहते हैं, टैक्सी चलाना चाहते हैं, वो परमिट लोगों को नहीं मिल रहे। बच्चों जी, रोज़गार आप नहीं, नौकरी नहीं आप दे सकते, कम से कम ज़रिया तो बनाइए। कम से कम लोगों को, कम से कम कोई ड्राइवर है, कोई गाड़ी चलाना चाहता है, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ चलाना चाहता है, वहाँ कोई नहीं है। कोई अवेयरनेस कैंप नहीं है। 2014 के बाद एक भी अवेयरनेस कैंप नहीं हुआ जहाँ बच्चों के लिए जो है उनके लिए आने वाले मुस्तकबिल में को बताया जाए। यहाँ पे एक स्कीम आई, जिस स्कीम के तहत जो लोड कैरियर छोटी गाड़ियाँ या बड़ी गाड़ियाँ सब्सिडी के तौर पर पूरे रियासत में जो है वो स्कीम आई। लेकिन आप सुन के ये हैरान होंगे कि पुंछ में लड़कों ने अप्लाई किया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पता नहीं किया कि उनको वो गाड़ियाँ मिली। आज 1.5-2 साल से वो भी बेचारे इंतज़ार। अब तो वो फ़ाइल भी मुझे लगता है उनकी फट गई होगी, जो फ़ाइल लेके वो दफ्तर में घूमे, वो गाड़ियाँ लोगों को नहीं मिली। लोगों की परेशान। टूरिज़्म सेक्टर में आप देखिए, हमारा मंडी के अंदर बूढ़ा अमरनाथ जी हैं, साईं बाबा जी हैं, अपने नंगाली साहब में, लोरन में साईं मीरा साहब है, हमारे पास सावजिया में टूरिस्ट प्लेस एरिया में है। तो क्या वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया? वही रोड जो हमने 2014 में जहाँ छोड़ी थी, अब उसको अगर ये लुक ही डाल देते तो कम से कम ये कह देते चलो जी लुक हमने डलाई है। लुक भी नहीं है उन पर, लोगों को कंपनसेशन भी नहीं है। रोड जहाँ थे वहाँ के वहीं खड़े हुए हैं। मैं कल एक जगह पे गया तो मैंने उस एक बुज़ुर्ग को कहा, मैंने कहा जनाब वो बड़ा फार फ्लंग इलाका है, मैंने कहा जनाब क्या हुआ? तो उसने मुझे कहा जनाब 2014 में वो मशीन एक छोड़ गया था ठेकेदार, तो वो मशीन भी वहीं पड़ी है। वो उस ठेकेदार ने मशीन भी वहाँ से उठा के नहीं लेके गया है। तो जम्मू कश्मीर की मैं समझता हूँ कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आवाम के मुताबिक जो नहीं हुई है। हाँ, कहीं कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है या कुछ किया होगा, मुझे तो कुछ दिखा नहीं। मिनी सेक्रेटरीट अगर बन जाता तो लोगों को, आप देखिए उस वक्त मेरा ये मानना था कि अगर मिनी सेक्रेटरीट होगा तो एक आदमी जब गांव से, मेंढर से आएगा, सुरनकोट से आएगा, पुंछ से आएगा, मंडी से आएगा, सिटी का आदमी जो है उसको अगर कोई काम पड़ेगा तो एक ही कम्प्लेक्स के अंदर बीडीओ भी बैठा होगा, एसीडी भी बैठा होगा, डी साहब भी बैठे होंगे, बाकी जो हमारे एग्रीकल्चर के ऑफिसर है वो बैठे होंगे, हॉर्टिकल्चर के बैठे होंगे, फॉरेस्ट के बैठे होंगे। जब ये सारे एक ही छत के नीचे होंगे तो इंसान को ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अब आप देखिए, यहाँ एक आदमी गांव से आता है, पहले वो बीडीओ दफ्तर को नहीं आ जाता है, वहाँ से मार्क करता है, फिर जाता है एसीडी दफ्तर, फिर एसीडी से मार्क करवाता है, फिर अगर डीपीओ के पास कराना है तो उसको पुलिस लाइन जाना है। तो उस आदमी को पहले एक गाड़ी चाहिए, उसमें 500 रुपये का तेल चाहिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर पर जाने के लिए, फिर उसके बाद वो काम होगा। और मिनी सेक्रेटरीट का इन्होंने क्या कर दिया, तार मार के वहाँ रख दिया और वहाँ सीआरपी को वहाँ बिठा दिया है। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपके मीडिया के हवाले से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर के लोगों की चॉइस के मुताबिक जो है यहाँ पे करना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक़ यहाँ पे उनको मिलना चाहिए, और जम्मू कश्मीर में जो प्रोसेस पॉलिटिकल है उसको चलाना चाहिए, ताकि लोगों की चुनी हुई सरकार हो जो लोगों की बात करे। अब एक ऑफिसर जो रहने वाला है गुजरात का या दिल्ली का या हिमाचल, उसको क्या पता है कि जनाब पुंछ के अंदर मंगनाड़ में क्या परेशानी है किसी को? उसको क्या पता है कि जुलास के अंदर क्या परेशानी है? उसको क्या पता है सावजिया के अंदर क्या परेशानी है? वो परेशानी है पुरी साहब को पता है। अगर पुरी साहब किसी कुर्सी पे बैठे होंगे तो मुझे वहाँ जाके इनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पुरी साहब जाके वहाँ पे वो दंगा लगाइए, सड़क लगाइए। तो कुल मिला के प्लानिंग जो है, प्लानिंग हो रही है दिल्ली में। तो ये पहली बार हुआ है जो दिल्ली में प्लानिंग होती है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है। अब आप देखिए, रेत की गाड़ी जम्मू में है 5,000 की, यहाँ पड़ती है 30,000 35,000 की। तो वो कैसे रेट आप जस्टिफाई करोगे? जो बिल्डिंग वहाँ 20 लाख की बनती है, यहाँ 30 की बनती है। तो उसके अंदर कोई प्राइस का डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, वो यहाँ पे करते नहीं है। वही प्राइस जम्मू में, वही यहाँ पे, तो जिसकी वजह से कॉस्ट जो एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। आज आप देखिए 200 रुपये किलो तेल हो गया, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। किराया जो मैं सुन के हैरान होता हूँ, आज पुंछ से जम्मू 1,000 रुपये किराया है।
तो कैसे लोग करेंगे, कहाँ से पूरी डालेंगे? दिहाड़ी जो है उसकी वो वही है पुरानी, निरगा में भी वही है, यहाँ पे भी उसकी दिहाड़ी वही है। आज अगर किसी बुज़ुर्ग को यहाँ से जम्मू जाना होगा अपना इलाज कराने के लिए, आज 500 रुपये दिहाड़ी अगर है या 400 रुपये है मुझे जो दिहाड़ी है, पहले उसको 10 दिन मजदूरी करनी है, फिर उसके बाद खाली उसके किराया ही होगा आना जाने का। तो प्लानिंग जो है लोगों के मुताबिक नहीं है, सिर्फ कानून ठूसे जाते हैं। मैं गवर्नर साहब से भी ये कहना चाहूँगा, वहाँ से फरमान इशू हो जाता है कि जनाब आपका फ़ाइन कलेक्शन कम क्यों है। वहाँ से फरमान इशू हो जाता है कि आपने लोगों को चालान क्यों नहीं किए गए। वो भाई चालान क्या करेंगे, उनके पास है क्या देने के लिए? उनको कोई रोज़गार दीजिए, कोई पैसा भेजिए, फिर वो चालान भी करवाएंगे। तो बस चालान से ही सरकार चल रही है। तो सर जी आखिर में हम आपसे ये कहेंगे कि अगर जब नए इलेक्शन होंगे, आप बरसर इक़्तिदार आए, तो आपके लिए दोबारा पुंछ के लिए क्या क्या वो स्टेप्स होंगे जो आप असम्बली में उठाएंगे? सबसे पहले तो मैं, अगर अल्लाह ने कभी हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह उसमें सबसे पहले तो जो हमारे काम, जो प्रोजेक्ट 2014 से जो है वो बंद हैं, उनको कंप्लीट करेंगे ताकि लोगों को सहूलियत मिले। रोड कनेक्टिविटी जो है घर घर पहुंचाने की ज़रूरत है, काम शुरू हैं उनको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा आज की डेट में अगर किसी सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा है, ऐसे ज़रिए बनाए जाएंगे, ऐसे चीज़ें बनाई जाएंगी जिससे लोगों का रोज़गार चल सके, लोगों का जो दिहाड़ी है वो बढ़ सके, लोगों के मजदूरी की जो है कीमतें, जो उनकी वेजेस है उसको बढ़ाया जाए। अगर तेल 100 रुपये लीटर है तो फिर मजदूरी भी तो 1000 रुपये होनी चाहिए। फिर जो मुलाजिम है जो उसकी तनख्वाह आज 10,000 रुपये सैलरी है या 20,000 रुपये सैलरी है, तो अगर तेल 100 रुपये लीटर हो चुका है तो वो अगर महीने में 30 दिन अपने ऑफिस जाएगा तो वो तो उसकी तनख्वाह तो तेल में लग जाएगी सारी। तो उनकी सैलरीज भी बढ़ानी पड़ेंगी आपको। अगर तेल महंगा किया है उनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी, सैलरीज बढ़ानी पड़ेंगी। सरसों का तेल 200 रुपये किलो, कमाल है, कोई किसी को टस पे मस नहीं। जिनके घरों में राशन भी है, आमदनी भी है, पैसा है, वो कहते हैं बहुत अच्छा है, सरकार बड़ा काम कर रही है। लेकिन मैं आपके मीडिया को कहूँगा जिनके घर में आमदनी नहीं है उनको ज़रा जाके पूछिए कि सरकार क्या चाहती है। और मुझे लगता है आने वाले जब भी इलेक्शन होंगे, डीडीसी के इलेक्शन में भी लोगों ने अपना फ़ैसला जो है इनको बता दिया है। और आने वाले जब भी ये कभी इलेक्शन करेंगे लोग अपना फ़ैसला इनको वोट के ज़रिए ज़रूर देंगे। तो सामीन, ये थे हमारे साथ एजाज़ अहमद जान, XMLA। तो जान साहब आपने हमारे से बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ सामीन अपने मेज़बान राकेश पुरी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।